शहजी क्रिएशंस, जहां कहानियों का सफर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, आपकी रूह तक पहुंचता है। गालिब, बांदा और दीवान मोहम्मद अली सगीर अफराहीम की 2021 में शाये होने वाली एक इल्मी तसनीफ है। जब भी हम मिर्जा गालिब का नाम सुनते हैं तो जहन में फौरन दहली आती है ना? वो गलियां, उनकी शायरी। जी बिल्कुल, दहली और गालिब तो जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन गालिब सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एक मुसाफिर भी थे। और आज हम उनकी जिंदगी का एक ऐसा ही छुपा हुआ वर्क पलटेंगे। बांदा का सफर? जी, बांदा का सफर। और इसके लिए हम सगीर इफ्राहिम की किताब गालिब, बांदा और दीवान मोहम्मद अली से मदद लेंगे। मकसद ये जानना है कि गालिब दिल्ली से इतनी दूर गए क्यों और वहां से लिखे गए खुतूत क्या बताते हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि ये कोई तफरीही सफर नहीं था। गालिब असल में अपनी पेंशन के मुकदमे के लिए कलकत्ता जा रहे थे। अच्छा जी, और ये सन 1828 की बात है। तो रास्ते में वो बांदा में रुके। फरवरी का महीना था। तो ये बस एक इत्तेफाकी पड़ाव था? नहीं, ऐसा नहीं लगता। ये एक सोचा समझा कयाम था। उन्होंने वहाँ के नवाब जुल्फिकार बहादुर के यहाँ कयाम किया और यहीं से उनकी जो हिकमत अमली है वो सामने आती है। अच्छा, तो ये एक मजबूरी में किया गया कयाम था। लेकिन इस मुख्तसर वक्त में भी गालिब ने कुछ ऐसा किया जो आज हमारे लिए एक तारीखी खजाना है, यानी उनके खुतूत। बिल्कुल। इन खुतूत में ऐसा क्या खास था जो हमें उनकी शायरी में नहीं मिलता? देखिए, ये बहुत उम्दा सवाल है। शायरी एक तराशा हुआ फन है, एक पर्दा है, लेकिन खुतूत जो हैं वो इंसान का कच्चा चिट्ठा होते हैं। सही। उन खुतूत में, ख़ास तौर पर फ़ारसी खुतूत में, हमें वो गालिब मिलता है जो परेशान भी है, माली तौर पर तंगदस्त भी, और साथ ही मजाक भी कर रहा है। कोई मिसाल? जी, किताब में एक ख़त का जिक्र है जिसमें वो अपने दोस्त को माली तंगी का हाल लिखते हैं। मतलब कुछ इस तरह से कि कर्ज खाहों ने दिन में निकलना मुश्किल कर दिया है, सोचता हूँ अब चांदनी रात में ही बाहर निकला करूँ, वाह, ताकि कोई पहचान ना सके। अब इस एक जुमले में उनकी परेशानी और उनका मज़ा दोनों एक साथ नजर आते हैं। ये तो कमाल है, यानी एक ही वक्त में एक मजबूर गालिब भी है और एक जिंदा दिल गालिब भी। अच्छा, किताब में एक जगह सॉफ्ट पावर की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। जी। उस दौर में गालिब के लिए इसका क्या मतलब था? उन्होंने बांदा में उसे कैसे इस्तेमाल किया? देखें, सॉफ्ट पावर से यहाँ मुराद है कि गालिब अपनी इल्मी हैसियत और असरो रसूख को इस्तेमाल करते थे। वो तलवार से नहीं बल्कि अपनी शायरी, अपने इल्म और शख्सियत से काम लेते थे। अच्छा। बांदा में उन्होंने नवाब जुल्फिकार बहादुर को अपनी पेंशन के मुकदमे में मदद के लिए कायल करने की कोशिश की, लेकिन ये दरख्वास्त बराह रास्त नहीं थी। यानी उन्होंने अपनी गुफ्तगू से, अपनी काबिलियत से नवाब को अपना गर्विदा बनाया। मतलब एक तरह की फिक्री सफारतकारी। बिल्कुल, आप इसे फिक्री सफारतकारी कह सकते हैं। तो गोया ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं था बल्कि एक सिफारती मुहिम भी थी। इसका तो मतलब ये हुआ कि हम गालिब को सिर्फ एक शायर समझकर उनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा नजरअंदाज कर देते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। ये किताब हमें शायर गालिब के पीछे छुपे एक दुनियादार और हिकमत से काम लेने वाले गालिब से मिलवाती है। और ये खुतूत सिर्फ जाती नहीं है बल्कि इस दौर की एक तारीखी दस्तावेज भी हैं। इनसे हमें उस वक्त के समाजी ताने बाने, लोगों के आपसी ताल्लुकात और गालिब की अपनी बका की जद्दोजहद का अंदाजा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गालिब का बांदा का सफर उनकी पेंशन की जद्दोजहद का एक अहम मोड़ था और वहां लिखे गए खुतूत उनकी जिंदगी की एक डायरी की तरह हैं। जी, जिसमें दुख, सुख, उम्मीद और मायूसी सब कुछ है। पूरी कहानी सुनाते हैं। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है ना? जी। कि किसी भी तारीखी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए क्या सिर्फ उनकी मशहूर तख्लीकात का मुताला काफ़ी है, या फिर उनकी असल शख्सियत उनकी ज़ाती ख़त खिताबत और ऐसे गैर मारूफ सफ़रनामों में छुपी होती हैं जो तारीख के बड़े वाक़यात के शोर में कहीं दब जाती हैं। पन्नों पर सोई कहानी जैसे किसी दिल का अनकहा सा गीत। शहजी क्रिएशंस उस गीत को आवाज की सांस देता है, तस्वीरों की धड़कन देता है। हर लफ्ज को छू कर देखो, अब वो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, दिल में उतर कर सुना जाता है, आंखों में बसी रोशनी की तरह दिखाई देता है।
شہزی کریشنز، جہاں کہانیوں کا سفر صرف کتابوں تک سیمت نہیں، آپ کی روح تک پہنچتا ہے۔